जो रेल्स होती हैं, जो पटरियां होती हैं, सबने ट्रैक पे देखी होंगी, पटरियां कुछ हमारी ऐसी दिखती हैं। तो ये होते हैं हमारे गर्डर, जो कि हमारे एक्सियल लोड को सहन कर सकते हैं। इसमें जो कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा स्टील जिसमें कि कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनसे हम ये पटरियां बनाते हैं। अब ये पटरियां क्या काम करती हैं? जैसे आपको पता है, जो हमारा लोड है, ये जो पहिए का लोड है, ये आता है पटरियों पे। पटरियों से लोड जाता है नीचे बलास्ट में या फिर स्लीपर्स में, ऐसे स्लीपर्स में, और फिर उसके बाद जाता है बलास्ट में। तो ये पटरियां क्या करती हैं? जो भी लोड इनके ऊपर आता है वो नीचे ट्रांसफर करती हैं स्लीपर्स पे, और उसके बाद में ट्रांसफर होते हैं ये बलास्ट पे। तो जितना लोड आता है वो नीचे धरती तक पूरा ट्रांसफर हो जाता है। इसके कारण ना हमारा बलास्ट टूटता है, ना हमारे स्लीपर टूटते हैं, ना हमारी पटरियां टूटती हैं। तो सबसे अच्छा जो काम है, हम हाई कार्बन स्टील इसलिए लेते हैं ताकि वो पूरा लोड सहन कर सके, और जो उनके ऊपर लोड आ रहा है वो सीधा पूरा नीचे ट्रांसफर कर सके। तो जो हमारा रेल्स होता है, उनका मेन काम होता है, दिस ट्रांसफर्स द लोड टू द स्लीपर्स एंड रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन बलास्ट। इसका मतलब है कि ये सारा लोड जो होता है वो नीचे ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये हमारा पहिया है, इसके नीचे ये हमारी पटरी है, इसके नीचे ये हमारे स्लीपर्स हैं, ये हमारे स्लीपर्स हैं, और इसके नीचे ये हमारा बलास्ट है। तो जो भी लोड आता है, पहिए का लोड जो आता है वो आता है रेल पे, जो उस लोड को सहन करता है। फिर ये जो लोड होता है ये नीचे ट्रांसफर करता है स्लीपर्स पे। फिर इसके बाद का जो लोड होता है वो ट्रांसफर होता है बलास्ट पे। तो ये एक एक करके जब लोड ट्रांसफर होता है तो इसका मेन पार्ट जो है वो हमारा प्ले करता है, वो होता है रेल्स, क्योंकि यही सारा लोड नीचे ट्रांसफर कर रहा है। ये लोड को डायरेक्ट सहन भी कर रहा है और फिर नीचे ट्रांसफर भी कर रहा है। तो इसलिए इसमें हाई कार्बन स्टील हम रखते हैं। अब इसकी हम कंपोजिशंस देखते हैं। जो भी हमारा रेल स्टील होता है, जो ऑर्डिनरी रेल्स हैं जिसमें सीधे सीधे जो होते हैं, जिसमें ट्रेन्स चलती हैं, उसमें जो होता है कार्बन सबसे ज्यादा होता है 0.55 से 0.68%। फिर होता है मैंगनीज जो होता है 0.65 से 0.9%। फिर होता है सिलिकॉन जो कि 0.05 से 0.3%, सल्फर 0.05% या उससे कम, और फास्फोरस होता है 0.06 या उससे कम। अब रेल्स जहां पे पॉइंट्स और क्रॉसिंग होते हैं, ऐसी ट्रेन जहां पे क्रॉसिंग है, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन दूसरा ट्रैक जा रहा है, या फिर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन ट्रैक को क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉसिंग्स या फिर जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वहां पे, क्योंकि एक साथ बहुत सारी ट्रेन जाती है, कुछ यहाँ जा रही है, कुछ सीधी जा रही है, कुछ इधर जा रही है, तो ऐसी जगह पे हमें और ज्यादा हाई मैग्नीज या हाई कार्बन स्टील चाहिए होता है। उसका कार्बन कंटेंट नॉर्मल से भी ज्यादा होता है। उसका कार्बन कंटेंट 0.5 से 0.6% तक होता है। मैंगनीज होता है 0.95 से 1.24%, सिलिकॉन होता है 0.05 से 0.2%, सल्फर होता है 0.06% और फास्फोरस होता है 0.06% या उससे कम। अब बात करते हैं लेंथ की। जो हम लेंथ देखते हैं, हमारी पटरियों की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारी ट्रेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, या स्टेशन हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता तक हमारा कोई, ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, दिल्ली से कोलकाता तक हमारा कोई ट्रैक जा रहा है, तो इतनी लंबी पटरियां नहीं होती हैं, वो छोटे छोटे भाग की पटरियां होती हैं जिनको हम जोड़ते हैं, टुकड़ों में हम जोड़ते हैं। तो एक पटरी की लेंथ कितनी होती है? वैसे देखा जाए तो हम ये मानते थे कि पटरी की लेंथ जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और इकोनॉमी देते हैं। जितनी लंबी पटरियां होंगी उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जहां पे हम दो पटरियों को जोड़ते हैं, जहां पे भी जॉइंट आ जाता है वो हमारा वीक सेक्शन हो जाता है, और हम चाहते हैं कि हमारे ट्रैक में वीक सेक्शन सबसे ज्यादा कम हो।
इसलिए हम ये देखते हैं कि जितने कम हमारे सेक्शंस हो, जितने कम हमारे जॉइंट हो, उतना अच्छा है। तो उसके लिए जितनी लंबी पटरी होगी उतना अच्छा माना जाता है। जैसे कि इसमें भी दिया है, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रैक इज द जॉइंट बिटवीन टू रेल्स। Lesser the number of joints, lesser would be the number of fish plates, and this would lead to lesser maintenance cost. हम जितना कम उसके बीच में हम मेंटेनेंस रखेंगे, जैसे दो पटरियां हैं, जितना कम हम उनके बीच में जॉइंट्स रखेंगे उतना ही कम हमारे वीक जॉइंट्स बनेंगे। Moreover, the number of joints would increase wear and tear. जितने ज्यादा हमारे जॉइंट्स होंगे, एक पूरे ट्रैक में जितने ज्यादा आपने जॉइंट्स बना दिए हैं उतना ही ज्यादा उसमें वियर एंड टियर होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक सेक्शन है। जैसे ही उसके ऊपर से कोई पहिया जाएगा सबसे पहले वही टूटेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे कम हमारे जॉइंट्स हो। अब जो हमारा पॉइंट है कि लेंथ जो हमने मानी कि लंबा से लंबा हमारी लेंथ होनी चाहिए, अब जो हमारी लेंथ है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है कि हम ज्यादा लंबी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहला है ईज ऑफ मैन्युफैक्चर। इतने लंबे लंबे जो पटरियां हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें उतना ही बड़ी फैक्ट्री, उतना ही बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट आता है कॉस्ट। जितना लंबा आप ट्रैक या फिर जितनी लंबी आप पटरी बनाओगे उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। तीसरा होता है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। इतनी लंबी लंबी पटरियों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चौथा होता है लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग फैसिलिटी। पटरियों को उठा के और ट्रैक पे रखना, अगर बहुत लंबी पटरी है उतनी ही ज्यादा भारी होगी, उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएगी उसको उठा के और ट्रैक पे रखने में। फिर होता है एक्सपेंशन गैप रिक्वायरमेंट। जितनी लंबी पटरी होगी आपको उतना लंबा गैप देना पड़ेगा, क्योंकि लंबी पटरी है, जैसे ही गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगी उसमें, क्योंकि कार्बन स्टील है वो, तो जितनी ज्यादा उसमें लंबी हमारा ट्रैक होगा तो उतना ज्यादा वो हमारा एक्सपेंड होगा। जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा आपको उतना बड़ा गैप उसमें रखना पड़ेगा। फिर होगा हैवी थर्मल स्ट्रेसेस। जितना लंबी हमारी पटरियां होंगी उसमें थर्मल स्ट्रेसेस भी उतनी ही ज्यादा होंगी। अब बात आती है इंडिया में कितने लेंथ की पटरियां यूज होती हैं। इंडिया में अमूमन दो ही होती हैं। सबसे पहला होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए जो हम पटरियां यूज करते हैं वो अधिकतर 13 मीटर की होती है, या फिर बोला जाए तो 12.80 मीटर की। फिर आती है मीटर गेज। मीटर गेज में अधिकतर हम 12 मीटर की पटरियां यूज करते हैं, या फिर देखा जाए 11.89 मीटर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ब्रॉड गेज में आपको सिर्फ 13 मीटर की पटरियां यूज होती है और मीटर गेज में 12 मीटर की पटरियां यूज होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड रेल सेक्शन। जो भी हमारा रेल सेक्शन होता है वो कितना भारी होता है, उसका घनत्व कितना होता है। तो इसमें देखा जाए जो ब्रॉड गेज की पटरियां हम यूज करते हैं उसका जो घनत्व होता है वो 52 mr होता है, मतलब 52 kg पर मीटर। 1 मीटर का वेट अगर आप लोगे तो वो 52 kg निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो पटरियां यूज होती हैं या तो ब्रॉड गेज में 52 यूज होती है या फिर 60 mr यूज होती है, जिसका वेट होता है 60 kg पर मीटर। अब रेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हमने पटरियां पढ़ ली क्या होती हैं, हमने ये भी पढ़ लिया उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। अब आता है रेल का मेन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन अगर आपको देखें तो इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस एंड लेवल सरफेस। किसी भी पहिए को ले जाने के लिए एक लेवल सरफेस और कंटिन्यूअस जो सरफेस प्रोवाइड कराता है वो हमारी सिर्फ पटरियां ही कराती है। सेकेंड होता है स्मूथ सरफेस विद लेसर फ्रिक्शन। ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जितना स्मूथ होगा उसका फ्रिक्शन भी उतना ही कम होगा। फिर होता है प्रोवाइड लेटरल गाइडेंस टू व्हील्स। आपकी जो पटरी है उसको सीधे जाके फिर मुड़ना है या फिर सीधे चले जाना है, ये सारी चीजें जो गाइड होता है, जो हमारे व्हील्स को गाइड करता है, वो सारी चीजें सिर्फ पटरी ही करती है कि आपको मुड़ना है या आपको सीधे चले जाना है।
तो ये जो गाइडेंस होता है, ये सारे गाइडेंस हमें पटरियां ही देती हैं। फिर होता है बियर स्ट्रेसेस टू डेवलप ड्यू टू वर्टिकल लोड्स। जितना भी इसके ऊपर लोड पड़ता है, ये पूरा लोड जो सहते हैं सिर्फ पटरियां ही सहते हैं, और डायरेक्ट लोड सिर्फ पटरियों पे पड़ता है, इसके अलावा किसी पे नहीं पड़ता है। फिर होता है नेक्स्ट इज इट ट्रांसमिट लोड टू द ग्रेटर एरिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे स्लीपर्स होते हैं, जैसे होते हैं ट्रैक में, उसके नीचे गिट्टियां होती हैं। तो जो भी लोड आता है व्हील से, जो भी लोड आया वो स्लीपर्स में जाता है, रेल से स्लीपर्स में जाता है और स्लीपर से गिट्टियों पे जाता है। तो ये ही एकमात्र ऐसी चीज है हमारी पटरियां जो कि लोड नीचे ट्रांसफर करती है। अब हमारे रेल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील, वेदर इट इज अ स्ट्रेट वे, वो स्ट्रेट है या फिर हमारा टर्न है या क्रॉसिंग है, जहां पे भी हमें यूज करना है उसका कंपोजिशन स्टील का प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिकल सेक्शन। इकोनॉमिकल होना चाहिए कि वो सारे लोड को बियर कर सके और हमें सस्ती पड़े। तो उसमें हमारी स्ट्रेंथ आती है, ड्यूरेबिलिटी आती है और स्टिफनेस आती है। ड्यूरेबल होगा तो हमें जल्दी जल्दी उस ट्रैक को चेंज नहीं करना पड़ेगा और वो हमें सस्ता पड़ेगा। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है टिकाऊ और सस्ता। तो जो भी हम पटरियां यूज करें वो टिकाऊ होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। फिर होता है सीजी नियर टू द सेंटर ऑफ हाइट। जो हमारी ये पटरियों का सेक्शन होता है, ऐसा हमारी कुछ पटरियों का सेक्शन होता है, तो इसका जो सीजी है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ हाइट पे होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर जो भी लोड आए वो इसे टूटने ना दे। तो ये हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है कि बैलेंस्ड मटेरियल होना चाहिए।